न्यूज़ फॉर एशिया में मैं मौसमी चंद्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये है मेरा सफ़रनामा विद मौसमी चंद्रा। सफ़रनामा यानी कहानियों का सफ़र। हर बार मैं आती हूँ, अपनी लिखी कोई कहानी या कविता सुनाती हूँ और इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। आज की जो कहानी है वो रिश्तों पर है। रिश्ते हमारे बैकबोन होते हैं, है ना। जब भी हम डगमगाते हैं, हम गिरते हैं, जब हम गिरने लगते हैं तो ये रिश्ते हमें संभालते हैं, है ना। कितने खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनके पास सच्चे रिश्ते होते हैं। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो भी रिश्ते पर ही है, तो पहले सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक है बरगद। ये कहानी मेरी गुंजित मौन लघु कथा संग्रह में प्रकाशित हुई थी, जो सुविधा प्रकाशन से है। इस बुक में प्रकाशित हुई थी मेरी, और इसमें मेरी 3 लघु कथा प्रकाशित हुई थी, उसमें से एक ये भी थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी, साथ ही उसी तेज गति से मेरे मानस पटल पर मेरा गांव भी। एक वक्त मैंने इसी गांव में कभी वापस न लौटने का फैसला किया था। इतना पुराना साथ कैसे छूट सकता है। मुंशी जी के मनोहर का वो फोन कॉल, काका साहब आपको आना होगा, एक बार तो आना ही होगा काका साहब, आपके दस्तखत के बिना कुछ ना हो पाएगा। मजबूरी या नियति, पर मैं लौटा उन्हीं गलियों में जहाँ की गलियों में मैं पला बढ़ा बड़ा हुआ। मेरा अजीज, मेरा प्यारा गांव, जो अब बस मेरी स्मृतियों में शेष रह गया था। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, आम, इमली, जामुन के पेड़, संगी साथी सब अब बस स्मृतियों में। कैसे हम सब नदी के इस छोर से उस छोर तक रेस लगाते थे पानी के अंदर। ना स्विमिंग वियर की जरूरत, ना कोई स्पेशल चश्मा, बस छपाक। कूदने भर की देर होती थी, फिर मजे ही मजे। घर से निकलते समय माँ की खास हिदायत होती, नैजोरे घाट पर पीठ पर घूमर हो, पंडित जी मना कल खुने। माँ के अनुसार पीठ पर अगर जलेबी के आकार की आकृति हो तो उन्हें पानी से खतरा होता है। मैं डूबा तो, लेकिन गंगा की तेज धारा में नहीं, भावुकता के गहरे भंवर में। ऐसा डूबा कि बाहर ही नहीं निकल पाया। फिर स्मृतियों में नदी के किनारे वो विशाल बरगद भी है अब तक, बृहद गोलाकार घना बरगद। बड़े भैया कहते थे, देख मुन्ना वो बरगद है ना, देख कितना विशाल है, उसकी पत्तियां फिर भी झुकी है। विनम्रता से कैसी शीतल छाया देता है। इंसान को भी बरगद होना चाहिए, विशाल किंतु नम्र। थके हारे कितने ही भी पथिक इसकी छाया में आए और सुस्ताएं। ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती है। ध्यान से सुनता था उनकी हर बात। बड़े भैया पिता तुल्य थे। बाबा को तो मैंने बचपन में ही खो दिया। बरगद जैसे बड़े भैया की सानिध्य में ही बड़ा हुआ, उनमें ही पिता की छवि देखी। साक्षात ईश्वर जैसा मान देता था मैं बड़े भैया को। फिर समय ने करवट ली, ऊंची शिक्षा लेने शहर आना पड़ा। कष्टप्रद था गांव से विदा लेना। गांव से मेरे मोह को सब जानते थे। जड़ें बसी थी मेरी वहां गांव में। कब तक दूर रहूंगा, मैं यही सोचता था। कभी ना कभी तो इस माटी की खुशबू मुझे वापस खींच ही लेके आएगी। पर मम्मी का, मेरी माँ का हुक्म था, पढ़ाई पूरी करके ही लौटना। कम उम्र में भैया का ब्याह और अधूरी शिक्षा हमेशा ही उनके मन में घाव सी चुभती। मुझे पढ़ाना इस घाव पर फोहे रखने जैसा था। मैंने भरे मन से विदा ली। गांव की शांति से दूर
कोलाहल भरी मशीनी दुनिया, चारों ओर गाड़ियों का धुआं और शोर, ऊंची ऊंची एक जैसी बहुमंजिली इमारतें। मैं खो जाता। उस समय अपना गांव बहुत याद आता था। 6 ही महीने हुए थे कि माँ की मृत्यु की सूचना मिली। गांव जाना हुआ, पर माँ की यादों में, उनकी छाँव में जकड़ा रहा। अनाथ हो चुका था, पर भैया की बरगदी भुजाओं के सान्निध्य ने इसका एहसास नहीं होने दिया। इस दौरान कई कागजात पर मेरे हस्ताक्षर लिए गए। मुझे निसंकोच हस्ताक्षर करते देखकर मुंशी जी ने हल्के इशारे से कहा था, बबुआ तनिक पढ़ तो लियो। भैया जो हमसे उम्र में 15 साल बड़े थे, उन पर शक? ना 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 ना, ऐसा कैसे हो सकता है। शहर आया, कुछ दिन भैया ने फोन पर हालचाल पूछा, पर स्वर में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा रहती थी। धीरे धीरे उनके फोन आने कम हो गया। मैं ही फोन कर लेता, गाहे बगाहे उनसे बात हो जाती। पैसों की जरूरत थी, पर भैया ने भेजे नहीं। जब उन्हें फोन किया तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा, देख मुन्ना, तेरे कॉलेज की एक मुश्त फीस माँ ने पहले ही जमा कर रखी है। रही बाकी के खर्चों की बात, तो अब मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं चौंक गया। मेरे लिए अचानक से ये ना सुनना। क्यों भैया, अभी तो कटाई का वक्त है ना, अच्छी रकम मिली होगी, फिर पैसों की दिक्कत कैसे हो गई आपको? मुझे विस्मय हुआ। कटाई? भैया हैरान होकर जवाब दिए, किसकी? तेरे खेत तो वैसे ही पड़ती पड़े हैं जैसे तू छोड़ के गया था। मैंने पूछा, मेरे खेत? ये तेरा मेरा क्या है भैया, मेरे कौन से खेत हैं? झटका लगा मुझे। भैया का जवाब, पढ़ना तो चाहिए था ना साइन करने से पहले। पेपर पर साफ लिखा था मैंने। भैया का स्वर तेज था। कौन से पेपर? मेरा प्रश्न। वही जिस पर तुमने हस्ताक्षर किए थे मुन्ना। देख, साफ साफ बोलता हूं, माँ ने तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा। कल को तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, ब्याह होगा, घर परिवार सब मिलेंगे तुझे। किस बात का कष्ट? रह गया मैं, अनपढ़, निपट, गवार। मेरे बीबी बच्चे सब इसी खेत के भरोसे हैं। फिर भी मेरी दरिया दिल देख, चाहता तो मैं सारे खेत रख लेता अपने पास, लेकिन मैंने तुझे दिए ताकि दुनिया बाद में ये ना बोले कि देखो कैसा है बड़ा भाई, माँ नहीं थी तो बड़े भाई ने सब कुछ हड़प लिया। मैं अपने हिस्से में खुश रहूंगा, तू अपना हिस्सा देख नदी के पास वाला। भैया ने समझाते हुए कहा और फोन रख दिया। मुझे यकायक लगा कि जैसे मेरे पैर के नीचे की जमीन भुरभुरी हो गई है। इतना छल, इतना प्रपंच, मात्र एक जमीन के टुकड़े के लिए। फिर हिम्मत नहीं हुई वापस जाने की। पर आज खेत के उस टुकड़े के लिए जाना पड़ेगा जिसे मैंने मुंशी जी को सौंप दिया था। कानूनी रूप से अब उनके नाम उस जमीन को करने जाना होगा। सारे काम निपटा कर जब लौट रहा था, नजर उस बूढ़े बरगद पर पड़ी। बड़ा विशाल, आसमान को छूता हुआ, पर गौर से देखा कुछ नन्हे नन्हे पौधे थे, घुटे घुटे, भिजे भिजे से। उस विशाल बरगद के नीचे कैसे पढ़ पाएंगे? दब कर रह जाएंगे इसके नीचे। इन्हें पनपने के लिए इनकी जमीन चाहिए, इनके हिस्से की, जहां हवा, पानी, धूप सब इनके हिस्से का हो। मैंने देखा एक अमरूद का छोटा सा पौधा था, आखिरी सांसें ले रहा था, मुरझाया सा। मैंने उसे वहां से निकाला
और खुले आसमान के तले रोक दिया। अब वो अपना असली आकार लेगा। जिस विशाल बरगद को उसने अपना आश्रयदाता समझा था, उसने तो उसके नीचे की, उसके हिस्से की जमीन, उसके हिस्से की धूप, नमी, हवा सब छीन ली थी। ट्रेन खुल चुकी थी। गांव पीछे छूट रहा था, पीछे, बहुत पीछे। ये कहानी इतनी ही। और रिश्तों का ये भी एक सच है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने लोगों से धोखा खाते हैं, तो चौकन्ना रहना है हर जगह, अपने लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ। दिमाग बहुत कम इस्तेमाल कीजिए अगर आप करते हैं तो रिश्तों के बीच में। और जो भी लोग अपने रिश्तों के साथ धोखा करते हैं या छल करते हैं, नहीं कीजिए, क्योंकि विश्वास करते हैं बहुत लोग आप पर, और ये विश्वास बहुत मुश्किल से मिलता है। तो बस आज की ये कहानी इतनी ही। अगली बार मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आऊँगी और अपनी किताब से ही आपको कहानी सुनाऊँगी। और एक गुड न्यूज़, मेरी किताब बहुत जल्दी आ रही है, अगले हफ्ते, अगले महीने। और आ चुकी होती है अब तक, लेकिन अभी नहीं आई है। बट मेरी किताब का नाम है टूटती सांकलें। मैं जल्दी ही उसके कवर पेज के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।